दिस इज मुकुंदलाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इन केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ईएमएफ होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिनमें हाफ रिएक्शन होता है, अगर उन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपस में कनेक्ट कर दें तो उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। यानी ईएमएफ को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल, यानी दो हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। अब ईएमएफ हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहला हमारा कंडीशन होगा कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे सब स्टैंडर्ड कंडीशन पे करेंगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे टेम्परेचर हमारा क्या होगा 298 केल्विन, प्रेशर हमारा 1 बार होगा और कंसंट्रेशन हमारा 1 मोल होगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा 1 मोल होगा। तो हम अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें ईएमएफ इक्वल टू, तो ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। अब जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, आपको जैसे अगर सारे वैल्यू दे दिए जाएं तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो किसी भी मेटल की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और डोनेट करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना चाहें, उसका ईएमएफ कैलकुलेशन करना चाहें या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जैसे हमारा SHC था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक हर मेटल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ पे एक बात आपको और याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो 0.00 है, और जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं तो हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव है उनकी वैल्यू नेगेटिव में है और जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है उनकी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है उनकी जो वैल्यू नेगेटिव में है, एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। एक्चुअली वो क्या है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है उनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो भी हम ईएमएफ का कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आप इस बात को याद रखेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो उनका तो वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो वैल्यू तो सेम होती है बट साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे अगर हम मैं बात करूं कि मेरे पास ABCDE इतने तरीके के क्या है, कोई हमारे मेटल है और इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू है इसका मान लेते हैं -1.05, ये हो जाएगा 1.05, ये मान लेते हैं -2.05 और ये मान लेते हैं 0.05, ये है हमारा -1.00। अब यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा इसमें रिएक्टिव कौन है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि ये हमारा जैसे अगर इसी में मान लेते हैं कोई वैल्यू जो भी है, हाइड्रोजन अगर होता तो इसकी 0 हो जाती। तो जो वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे क्या है, निगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना चाहें तो C कहां होगा, टॉप पे होगा, C टॉप पे होगा, C टॉप पे होगा। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना चाहें तो C कहां होगा, टॉप पे होगा। उसके बाद ये वैल्यू माइनस में है, यहां भी माइनस में है, तो ज्यादा मतलब डिजिट किसका बड़ा है, A का है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, उसके बाद E हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में अब ये ज्यादा वैल्यू है, प्लस में जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी वो नीचे जाएगा, उसके बाद हो जाएगा D हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। C ज्यादा रिएक्टिव है और D क्या है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव है। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो रहा है कि निगेटिव में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब निगेटिव होगा लेकिन उसका डिजिट सबसे ज्यादा होगा तो वो ज्यादा क्या होगा, टॉप पे होगा। और अगर जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी
पॉजिटिव में, वो कहाँ होगा, बॉटम में होगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मैंने बी और डी को लिया हुआ है, डी और डी को लिया है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, आपको याद रखना है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड का काम करेगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो होगा कैथोड। इसको आप याद रखेंगे। एनोड क्या है, कौन होगा, मोर रिएक्टिव, कैथोड कौन होगा, लेस रिएक्टिव। तो अगर मैं डी और बी को लेता हूं तो डी हमारा किसका काम करेगा, एनोड पे, और बी हमारा कहां जाएगा, कैथोड पे। इसी तरीके से अगर मैं सी और ए को लेता हूं तो सी कहां होगा, एनोड पे, ए क्या होगा, कैथोड पे। इसी तरीके से अगर मैं डी और ई को लूं तो ई कहां हो जाएगा, एनोड पे, डी कहां होगा, कैथोड पे। तो कुल मिलाकर दो बातें क्लियर हो रही हैं। पहला क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना सकते हैं उसके वैल्यू के बेसिस पे। और दूसरा क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड पे होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो कहां होगा, कैथोड पे होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन कैलकुलेशन करते हैं। ये में एक हमारा केमिकल रिएक्शन इधर दिया हुआ है, जिंक Ag के साथ रिएक्ट करके Zn2+ और Ag का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे E0 वैल्यू दी गई है, जिंक टू Zn2+ 0.76 वोल्ट, Ag टू Ag1+ -0.80 वोल्ट। अब यहाँ पे देखना है आपको कि ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है कि रिडक्शन पोटेंशियल का है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से +2 हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ भी 0 है, 0 से +1 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो हम इसको चेंज कर देंगे, E0 Zn2+ से Zn क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, क्योंकि वैल्यू तो वही होता है, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं E0 Ag आगे लिखेंगे, Ag+2 Ag, ये माइनस जगह प्लस हो जाएगा 0.80 वोल्ट। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो माइनस वाले होते हैं वो ऊपर होते हैं, टॉप पे होते हैं, और जो उससे कम वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है प्लस में, वो कहाँ होगा, बॉटम में होगा। तो यहाँ पे ये हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, ये कहाँ चला जाएगा, एनोड पे, और ये कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे। अब हम क्या कर सकते हैं, EMF इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड, तो कैथोड पे वैल्यू किसकी है, हमारे Ag का 0.80, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड 0.76, तो हो जाएगा 0.80 माइनस प्लस 0.76। आप ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.56 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि बहुत इजी है, आपको केवल यहाँ पे क्या करना है, एक बार फोकस रखना है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल में दिया रहेगा तब तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है तो हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेंगे, बस साइन क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, साइन बस चेंज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्रोमियम है, E0 क्रोमियम 3 से क्रोमियम -0.74 वोल्ट और Cd2+ से Cd -0.40 वोल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे वैल्यू रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 से 0 हो गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है, यानी 2 से 0 हो गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। अब हम देखेंगे -0.74 है, यहाँ -0.40 है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब बनाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, टॉप पे। आपको पता है कि जो वैल्यू डिजिट में जितना बड़ा होगा वो ऊपर होगा, माइनस ही है, और जो वैल्यू धीरे धीरे स्लोली क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर हम उस तरीके से देखें तो वैल्यू कम है, तो जो वैल्यू जितनी कम होगी वो टॉप पे होगी, और जो वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो बॉटम पे होगी। तो यहाँ पे हमारा एक कहाँ चला जाएगा, एनोड पे, और एक कहाँ होगा, कैथोड पे। तो फार्मूला क्या है, E0 EMF इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो क्या हो जाएगा, EMF इक्वल टू -0.40 माइनस -0.74। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा +0.74। आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.34 वोल्ट। तो ये हमारा क्या है, EMF है उस सेल का, पार्टिकुलर सेल का। हम देख रहे हैं कि बहुत ही इजी है, बहुत इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों एक बात और आपको याद रखना है कि सपोज अगर कंसंट्रेशन 1 मोल ना हो तो, और टेम्परेचर अगर 298 केल्विन ना हो तो, तब तो कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होगा। और जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होगा तो जो हमारा फॉर्मूला है EMF इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, वहां पे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं है और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं EMF। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं नस्ट इक्वेशन का। तो वो नस्ट इक्वेशन होता क्या है, तो अगर नस्ट इक्वेशन हम लिखें तो E इक्वल टू EMF इक्वल टू E0 माइनस RT NN ln ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन जिस मेटल का हो रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या है, और रिडक्शन जिस मेटल का हो रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या है। ये फॉर्मूला हमारा है। एक्चुअली फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके +2 लेवल पे मतलब क्या है, अदरवाइज मैं कर देता, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। E = E0 - RT अपॉन NF है, Ln कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। अब यहाँ पे आपको जैसे पता है, अच्छा E0 है, यहाँ पे E0 का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला E0 EMF = E0 कैथोड - E0 एनोड। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा। जब तक स्टैंडर्ड वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, नस्ट इक्वेशन में भी। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको करके रखना है। दूसरा चीज है, ln को अगर हम लॉग में चेंज करें, ln को अगर हम लॉग में चेंज करें तो जानते हैं ln = क्या होता है, 2.303 लॉग टर्म बेसिस पे हो जाएगा। ये हमारा जो नेचुरल लॉग है वो अरिथमेटिक लॉग में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को इधर पुट करूं तो हो जाएगा E = E0 - RT NF log सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2.303 RT NF log कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। जहां पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कितना टेम्परेचर पे हमें कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन होगा। यह भी वैल्यू आपको पता है 96500, एक्चुअली होता है 96487, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे 96500 ही लिखेंगे। m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन रिएक्शन, कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं भी एक न्यूमेरिकल से आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद E0 की वैल्यू आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल तो है नहीं, तो यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को उतना कंसंट्रेशन क्या करेंगे, रखेंगे। तो अगर आप सोचो टेम्परेचर अगर हमारा 298 केल्विन हो जाए और ये कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाए, 1 मोल हो जाए, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे किससे, MF = E0 कैथोड - E0 एनोड से। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी जब चेंज हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम नस्ट इक्वेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर है। लेकिन अगर जो भी आपके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को एवरेज 298 केल्विन पे ही रख के पूछता है। ओके, तो जब टेम्परेचर 298 केल्विन पे रख के पूछेगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं। और आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो आर की वैल्यू भी हमें पता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। और फैराडे का वैल्यू क्या है, 96500। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये सारा वैल्यू अगर हम क्या करें, पुट कर दें तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, E = E0 - 0.0591 अपॉन n होगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो टेम्परेचर आप 298 केल्विन रख रहे हैं तो EMF क्या है, E0 कैथोड - E0 एनोड, तो यूज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल नहीं है, कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं है। तो जो आपको सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है वो केवल कंसंट्रेशन को क्या करता है, चेंज कर देता है, बाकी टेम्परेचर वो 298 केल्विन ही रखता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली इस फॉर्मूले से EMF इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको इस वे से क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला E = E0 - 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो इस फॉर्मूले को आप क्या कर रखेंगे, याद रखेंगे। बस हमें कंसंट्रेशन को पुट करके और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, EMF कैलकुलेट कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल देखते हैं नस्ट इक्वेशन से। एक रिएक्शन दिया हुआ है, Mg और Ag के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है तो ये Mg2+ और Ag का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है 1 मोल नहीं है, तो जब 1 मोल नहीं है तो सीधा मतलब है नस्ट इक्वेशन लगेगा। आप इजिली पता कर सकते हो कि कौन से इक्वेशन में नस्ट इक्वेशन लगेगा और कहाँ पे EMF = E0 कैथोड - E0 एनोड होगा। तो इजिली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नस्ट इक्वेशन होगा। अब नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो 298 केल्विन पे है, 298 केल्विन पे है। तो हम देख सकते हैं E = E0 - 0.0591 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ
रिडक्शन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो राइट हैंड है इसको आप ऊपर रख सकते हो, जो लेफ्ट हैंड है उसको आप नीचे लिख सकते हो। ऐसे भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg से Mg2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ Ag1+ से क्या हो गया, 0 हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप इसको राइट हैंड को आप कहाँ लिख सकते हो, इधर लेफ्ट हैंड में, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें Mg का, तो Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। Ag का क्या हो रहा है, 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बातें हो रही है, इजीली हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं E = E0 - 0.0591 अपान n log Mg2+ कंसंट्रेशन Ag। जो स्टैटिक नंबर है वो कहाँ पे चला जाएगा, पावर पे। जैसा कि आपको 11th में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो स्टैटिक नंबर होगा वो कहाँ चला जाएगा, उसके पावर पे चला जाएगा। आप क्लास 11th में पढ़े थे इक्विलिब्रियम में। अपान ये क्या हो जाएगा, Mg कंसंट्रेशन ऑफ Ag, स्टैटिक नंबर कहाँ चला जाएगा, पावर पे, ये हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं Ag का कंसंट्रेशन क्या होता है जब कोई भी मेटल सॉलिड होता है, याद है आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था, 1, इसका भी 1। तो ये इसके लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, Mg2+ और Ag1+ पे पावर 2। ये पावर 2 आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो भी स्टैटिक नंबर होगा, अब कभी भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस बात को ध्यान देंगे कि जो भी स्टैटिक नंबर होगा सीधे उसके पावर पे चला जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है E0 - 0.0591 अपान n, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, लॉग ये तो इसका वैल्यू 1 होगा, 1 का पावर, तो ये 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसको हटा देते हैं तो हो जाएगा Mg2+ अपान Ag1+ पे पावर 2। तो अब इसका वैल्यू रखिए E = E0 - 0.0591 अपान 2 लॉग Mg2+ का 0.130 कंसंट्रेशन अपान 0.0001 पे पावर 2। लेकिन एक बात और है, आप देख रहे हैं E0 की वैल्यू क्या करने पड़ेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो E0 वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 E0। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू दी गई है। तो हम ये पता करेंगे कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन है, 0 से +1 ऑक्सीडेशन है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिडक्शन में चेंज कर लेंगे। इसको इधर, जब इसको इधर करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और ए हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E0 Mg2+ से Mg होगा तो क्या होगा, -2.37 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा E0 Ag1+ से Ag 0.80 वोल्ट, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपको पता है वैल्यू के बेसिस पे आप पता कर सकते हो। इसका एनोड होगा, ज्यादा रिएक्टिव है, माइनस में है, ये कहाँ होगा, कैथोड में होगा। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो हो जाएगा 0.80 माइनस 2.37, तो 0.80 माइनस प्लस 2.37, तो हो जाएगा आपका 3.17 वोल्ट। तो 3.17 वोल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो E = 3.17 माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 0.02955, इसको आप डिवाइड करेंगे तो, और ये हो जाएगा हमारा लॉग, आप इसको सॉल्व कर लो तो ये हम लिख सकते हैं 0.130, इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power -4 पे पावर 2, 10 to the 4 -4 पे पावर 2। अब आप इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं नस्ट इक्वेशन से। आप इसको सॉल्व करके मुझे जरूर ये बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि नस्ट इक्वेशन से हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, हम इजीली जान भी सकते हैं कहाँ पे नस्ट इक्वेशन का यूज करना है। बच्चों
एक और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाउ वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसा कि आपको पता है इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, वेयर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही अगर सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाए, क्योंकि एक्चुअली आयंस का फ्लो होगा, जब आयंस का फ्लो होगा तो कंसंट्रेशन एक समय ऐसा आएगा, दोनों का कंसंट्रेशन जब सेम हो जाएगा, जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो वहां पे जो फ्लो ऑफ आयंस है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। जब कंसंट्रेशन ही सेम हो जाएगा तो आयंस का मूवमेंट बंद हो जाएगा। जब आयंस का मूवमेंट बंद हो जाएगा तो हम बोलते हैं सेल क्या हो गया, डेड हो गया। तो जब सेल डेड हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। तो वही चीज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो ये दोनों का कंसंट्रेशन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन हुआ तो Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस और Cu। अगर हम इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो हम नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू E नॉट माइनस क्या हो जाएगा 2.303 RT अपान NM लॉग, इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को Zn2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu इज डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 हो जाएगी। अब आपको क्लास 11th में याद रखना है कि log Zn2 प्लस जैसे कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या बोल रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या बोल रहे थे हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो हम इसकी जगह Kc यूज कर सकते हैं, E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT NF लॉग, इसको हम पूरे टर्म को लिख सकते हैं Kc, where Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है कि सेल क्या होगा, बंद हो जाएगा, इसका आउटपुट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो E की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि सेल तो अब काम तो कर नहीं रहा है। 0 E नॉट माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग Kc। अब अगर आप चाहें, अगर ये रिएक्शन किस पे टेम्परेचर पे हो, 298 केल्विन पे, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 0.0591। लेकिन अभी इस तरह का कुछ मेंशन नहीं, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E नॉट इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो 2.303 RT अपान NF लॉग Kc। इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे Kc को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, लॉग Kc का कैलकुलेशन करने के लिए। अगर ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा, 298 केल्विन पे होगा, तो हम इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं E नॉट इक्वल टू 0.0591 अपान N लॉग Kc। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम Kc क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि आप इजीली कैलकुलेशन Kc का भी कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल से देखते हैं इसको। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल है, एक रिएक्शन है Cu2Ag प्लस एलिगेट करके क्या बना रहा, Cu2 प्लस और Ag। यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया गया है स्टैंडर्ड कंडीशन का, हमें Kc क्या करना है, कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन। टेम्परेचर हमारा रहेगा 298 केल्विन और हमें कैलकुलेट करना है Kc। व्हाट इज द Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E नॉट इक्वल टू, जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है तो 0.0591 अपान N लॉग Kc। इसी लॉग Kc को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले E नॉट निकालना होगा। तो E नॉट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल में है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है। आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेंगे, अदरवाइज सब कुछ क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पता चलेगा कि यहीं पे ही मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 0 से +1 है, ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे +2 से 0 है, ये तो रिडक्शन है, ये ठीक है। लेकिन इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, इसको इधर करेंगे तो इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है और ये भी प्लस में है, लेकिन इन दोनों में हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो कॉपर कहाँ जाएगा, ऊपर, और Ag कहाँ आएगा, नीचे।
तो कॉपर कैसा काम करेगा, ऑक्सीडेशन का, Ag कैसा काम करेगा, रिडक्शन का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E0 इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये किसका काम किया, एनोड का। ये किसका काम किया, कैथोड का। तो 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ से 4, 0.46 वोल्ट। तो ये हमारा क्या है, E0 है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.46, 0.0591। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो 2 लिख दिया। log Kc, log Kc इक्वल टू, तो log Kc इक्वल टू इधर से मल्टीप्लाई कर दिया 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.0591। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर हम Kc निकालना होगा तो हम Kc इक्वल टू, यहाँ पे log के अपोजिट क्या होगा, एंटी लॉग। तो यहाँ हम लिख देंगे एंटी लॉग, और जो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.0591, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप आगे एंटी लॉग लगा के छोड़ भी देते हैं तो भी आपको मार्क्स सीबीएसई दे देता है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत क्या है, इजी है, और हम इजीली क्या है, कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो बच्चों एक टॉपिक और देखते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। हम कैसे गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो गिब्स एनर्जी हम कैलकुलेशन अगर हम करें तो गिब्स एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस NF/E। ये हमारा होता है फॉर्मूला, हमारा होता है डेल्टा Rg इक्वल टू NF/E, जहां E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, F क्या है, फैराडे, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे माइनस का मतलब है कि G की वैल्यू अगर निगेटिव होती है, जैसे कि आप क्लास 11th में पढ़े हो थर्मोडायनामिक्स में कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगर आप सेल को कनेक्ट कर रहे हो वायर से, तो आउट सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से क्या करेगा, कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तब तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो क्या होगा, आउटपुट करंट नहीं आएगा। इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, हमारी माइनस में होगी। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF/E। लेकिन अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू माइनस NF/E0। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कैलकुलेशन करने का। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, E0 इक्वल टू RT/NF log Kc। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया E0 इक्वल टू RT/NF log Kc। अब यहाँ पे E0 अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हो जाएगा डेल्टा Rg0 इक्वल टू माइनस NF। E0 की जगह हम क्या लिखेंगे, RT/NF log Kc। NF से NF कैंसिल, यानी डेल्टा Rg0 इक्वल टू माइनस RT log Kc। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा Rg0 इक्वल टू माइनस RT log Kc। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन बोले कि Kc कैलकुलेट करने के लिए तो भी हम कर सकते हैं, और Kc का कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या है, डेल्टा G0 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना सीखा, फिर नस्ट इक्वेशन कैसे यूज किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उसका क्या रिलेशन है, और गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमने क्या किया, डिस्कस किया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 था वो लगभग समाप्त हो गया है। अब हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या क्या एप्लीकेशन है, जैसे सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, कुछ कॉर्जन रस्टिंग ऑफ आयरन, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।